तो दोस्तों, जैसा कि हम कांग्रेस पढ़ रहे हैं, दो वीडियो इस क्रम में पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। आशा करता हूँ आपने वो देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। हम 1925 तक के अधिवेशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। 1925 का अधिवेशन जो कि कानपुर में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ था, और वो भारत की प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद हम आगे के अधिवेशनों के बारे में चर्चा करते हैं। 1926 का अधिवेशन गुवाहाटी में श्रीनिवास अय्यर की अध्यक्षता में हुआ था, और इस अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। 1926 में ही प्रथम बार भारत व इंग्लैंड के मध्य वायु, डाक व यात्री सेवा का प्रचलन किया गया था। वो इंपीरियल एयरवेज के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद 1928 से पहले 1927 में मॉन्टेग्यू सुधार की समीक्षा के लिए और काला कानून यानी कि रॉलेट एक्ट के जांच करने के लिए एक कमीशन की स्थापना की गई थी, साइमन कमीशन। 1927 में उसकी स्थापना की गई थी, लेकिन वह भारत में 1928 में आया। भारत में 1928 में आने के बाद उसका पुरजोर विरोध किया गया, क्योंकि उसके जो भी सदस्य थे वो सबके सब ब्रिटिश थे। उसी के विरोध में लाला लाजपत राय जी की लाठी की चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की, और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई, एकात्मक व लोकतांत्रिक केंद्र की मांग रखी गई, और इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में भी बात की गई। इसके अलावा 1928 में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी, वो हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और यह प्रथम अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। इससे पहले 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग रखी थी। इसके अलावा 1921 में मौलाना हजरत मोहनी के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी जा चुकी थी। अगर हम स्वराज शब्द की बात करें तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया था। ये पॉइंट आप इसके बारे में इतना जान सकते हैं। अच्छा, 1929 के अधिवेशन में ही घोषित कर दिया गया था कि 26 जनवरी को भारत का स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। यह अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ था, और इसी घोषणा के तहत भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इसके बाद 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ, इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की। 1931 के बारे में बात करें, 1930, 31 व 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। आपसे पूछा जाता है किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो वो थे भीमराव अंबेडकर। इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अंबेडकर के साथ में भाग लिया था, वो थे तेज बहादुर सप्रू। अगर कांग्रेस के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी व सरोजिनी नायडू जी उनके साथ उसमें भाग लेने गई थी। इसके बाद 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था, सरदार पटेल की अध्यक्षता में, और इसी अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट में जिन मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई थी उनकी मांग रखी गई। इसके अलावा इसी अधिवेशन में कुछ आर्थिक नीतियों में बदलाव के लिए भी बात की गई थी। अगर सरदार पटेल के बारे में बात करें तो इन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह किया था, और इसी के दौरान बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जिस तरह जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, उसी तरह भारत के एकीकरण के लिए वल्लभ भाई पटेल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए उनको भारत का बिस्मार्क की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद 1933 के अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, और इसकी अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता बनी। अभी तक हम कांग्रेस की 2 महिला अध्यक्षों के बारे में बात कर चुके हैं, 1917 में एनी बेसेंट और 1925 में सरोजिनी नायडू। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले केवल 3 महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। तीसरी नलिनी सेन गुप्ता, उन्होंने 1933 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की। आप इनको 8-8 वर्ष के अंतराल के तौर पर भी याद कर सकते हैं। 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। 1925 में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी, और उसके 8 वर्ष पश्चात 1933 में नलिनी सेन गुप्ता ने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके बाद 1934 का अधिवेशन बंबई में हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, और इस अधिवेशन में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई।
आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कौन से अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में मनाई गई, तो 1934 के अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में मनाई गई और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। कांग्रेस के संविधान का निर्माण सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। इसके बाद 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू जी ने की। ये पहला अधिवेशन था जिसको किसी गांव में रखा गया था। ये आपसे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछा जाता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन किसी गांव में किया गया था, तो वो 1937 का अधिवेशन था जो फैजपुर में किया गया था। इसके बाद 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की। सुभाष चंद्र बोस जी का उस समय बोलबाला था युवाओं के बीच, वो क्रांतिकारी नेता थे। इसके बाद 1939 में फिर से त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ और सुभाष चंद्र बोस जी फिर से वहां अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन के दौरान गांधी जी व सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में त्रिपुरी संकट पैदा हुआ। ये संकट क्या था? गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें, लेकिन पूर्ण बहुमत से उनको इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया। गांधी जी ने इनके खिलाफ में अपने कैंडिडेट खड़े किए थे पट्टाभी सीतारामैया, लेकिन वो हार गए और सुभाष चंद्र बोस जी को यह अच्छा नहीं लगा कि गांधी जी बेमन से उनकी अध्यक्षता के अंदर काम करें, तो उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया और कार्यवाहक जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। आपसे पूछा जाता है कि 1939 के त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद अध्यक्षता किसने की, तो राजेंद्र प्रसाद जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करें तो इन्होंने इस्तीफा देने के बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके अलावा 1943 में सिंगापुर में इन्होंने अस्थायी सरकार का गठन किया और वहां के प्रधानमंत्री बन गए। अगर सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात की जाए तो इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास जी को माना जाता है और ये विवेकानंद जी की से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। विवेकानंद जिनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था, उन्होंने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जिसका खर्चा खेतरी के राजा ने, जो कि झुंझुनू राजस्थान में स्थित है, उठाया था। ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। इसके बाद 1940 से 45 के बीच में कोई मुख्य अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। इसी के कारण कांग्रेस की कार्रवाई ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ सकी। 1940 में अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बनाया गया और 45 तक यही उसके अध्यक्ष रहे। अबुल कलाम आजाद के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे थे। 11 नवंबर को इनका जन्म दिवस होता है और उसी दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म मक्का में हुआ था और ये कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा 1940 से 45 के बीच की कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 1940-41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था, जिसमें प्रथम व्यक्ति जो गिरफ्तार होने वाले थे वो आचार्य विनोबा भावे थे और द्वितीय व्यक्ति जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी क्रम में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया गया। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भी भारत आया था, जिसको गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। इसके बाद 1946 का अधिवेशन मेरठ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की। जेबी कृपलानी सुचेता कृपलानी के हस्बैंड थे, जो कि भारत में यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। 1946 में अधिवेशन में मेरठ, जिसमें कि अध्यक्ष जेबी कृपलानी रहे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी जी उस समय अध्यक्ष थे। ये 1940 से 47 तक भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिए गए। इसके बाद के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको इसमें कुछ कमियां लगती हैं तो भी कमेंट में अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।